पांचवा क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये है कि बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली और दो रेखाएं दे रखी है कि लंबवत रेखा चाहिए। तो देखो पांचवें क्वेश्चन में एक तो आपको बिंदु दिया हुआ है जिससे रेखा जानी है। बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली, ठीक है। एक तो अपने को ये कंडीशन दी हुई है, बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली रेखा, ठीक है। तथा दो रेखाएं दी हुई है आपको L1। फर्स्ट रेखा जो है वो x-8/3 बराबर y+19/-16 बराबर, नहीं सही है ना, z-10/7, ठीक है। और दूसरी रेखा जो है वो L2 वो आपको दी हुई है x-15/3 बराबर y-29/8 बराबर z-5/-5। ठीक है भाई। तो यहाँ पे बिंदु 1, -4 से जाने वाली तथा इसको मैं यहाँ हटा के यूं लिख रहा हूँ तथा L1 व L2 के लंबवत, L1 व L2 के लंबवत रेखा चाहिए अपने। दिख रहा है ना सबको, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना। तो देखिए क्या है अपने पास में जो है वो एक बिंदु जिससे रेखा गुजरती है वो तो दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। दूसरा इस बार अपने को जो रेखा निकालनी है वो रेखा L1 व L2 के लंबवत है। तो जो रेखा निकालनी है उसका दिशा सूचक सदिश जो है वो हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों रेखाओं की सहायता से, ठीक है। तो देखिए L1 व L2 के जो दिशा सूचक है उनसे यदि मुझे देखिए L1 तथा L2 के दिशा सूचक सदिश, दिशा सूचक सदिश जो है वो मैं ये मान लेता हूँ कि ये B1 वेक्टर है, ये 3 -16 से बनने वाला 3i कैप -16j कैप +7k कैप, ठीक है। दूसरा है B2 वेक्टर यानी इसका L2 का दिशा सूचक सदिश यदि बनाएंगे तो 3i कैप +8j कैप -5k कैप। देखिए ये जो दिशा सूचक सदिश है वो L1 तथा L2 की दिशा को बता रहे हैं। तो हमें एक ऐसा सदिश चाहिए जो B1 और B2 के लंबवत हो, क्योंकि L1 और L2 के लंबवत यदि मुझे रेखा चाहिए तो जो L1 और L2 के दिशा सूचक सदिश है उनके लंबवत मुझे सदिश चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, B1 वेक्टर तथा B2 वेक्टर, B1 तथा B2 वेक्टर के लंबवत सदिश निकालना है हमें। के लंबवत सदिश के लिए हम क्या करेंगे, लंबवत सदिश के लिए तो लंबवत सदिश को मैं मान लेता हूँ बी वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर के लिए हमें करना पड़ेगा B1 क्रॉस B2, क्योंकि दो सदिशों का सदिश गुणन करने से एक ऐसा सदिश मिलता है जिसकी दिशा क्या होती है, दोनों सदिशों के लंबवत होती है। या दो सदिशों के सदिश गुणन से हमें ऐसा सदिश मिलता है जो B1 और B2 इन दोनों के लंबवत होगा। क्लियर है। तो यहाँ से ये आपको देखो सदिश के अंदर ये पहले भी बताया हुआ है, सदिश वाले चैप्टर का कंसेप्ट है। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये I फिर J फिर K 3 -16 7 3 8 -5, ठीक है।
अब देखो क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं हम। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखो सदिश गुणन कर देंगे, तो आई के गुणा हम देखो 16 पंजे कितने हो गए 80 माइनस 8 सत्ते कितने हो गए 56 आई केप आएगा। फिर उसके बाद में बीच में माइनस जे केप का करें तो माइनस के 15 फिर माइनस के 21 जे केप हो जाएगा। फिर प्लस इसका करेंगे तो 8 की 24 और माइनस माइनस प्लस 16 की कितने हो गए 48 48 ठीक है ठीक है। अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 24 आई कैप, इनको दोनों जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 35 और 36, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 36 जे कैप हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 72 के कैप हो गए ठीक है। ये आपका सदिश बन गया ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो बी वेक्टर बना है, ये जो बी वेक्टर बना है वो उस सदिश के घटक है जो L1 तथा L2 के लंबवत है। देखिए अब आगे यहाँ देखिए L1 तथा L2 के लंबवत दिशा सूचक या L1 तथा L2 के लंबवत दिक् अनुपात। अब अगर मैं दिक् अनुपात की बात करता हूँ तो दिक् अनुपात आपके हो जाएंगे, देखो L1 और L2 के लंबवत, ये जो सदिश बी वेक्टर निकाला ना ये किसके होगा, B1 और B2 के लंबवत है। और B1 और B2 क्या है, L1 और L2 की दिशा है, तो L1 और L2 के लंबवत बी वेक्टर हो गया एक तरह से। और बी के घटक निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 24 36 और 72 ठीक है। क्योंकि ये दिक् अनुपात है तो दिक् अनुपात में हम इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, यानी इन्हीं दिक् अनुपात को हम अगर पूरे दिक् अनुपात को 12 से भाग देते हैं तो 12 दूए 24 12 तीय 36 और 12 छके 72, इसको इस अनुपात में भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था ना दिक् अनुपात को किसी निश्चित संख्या से गुणा या भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गए इसके दिक् अनुपात। अतः अब यहाँ लिखेंगे बिंदु 1,2, -4 से जाने वाली तथा L1 व L2 के लंबवत रेखा, लंबवत रेखा इन दोनों के लंबवत रेखा। तो लंबवत रेखा के जो घटक, लंबवत रेखा के जो जो दिक् अनुपात होंगे या दिशा वाले घटक होंगे वो ये हो गए और तो ये हो गया। तो ये आपकी L जो रेखा है वो बन जाएगी x-1/2 बराबर y-2/3 बराबर z, माइनस माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा 6। तो ये आपकी रेखा है ठीक है भाई। किसी कोई दिक्कत है क्या? अगर इसका हम सदिश रूप लिखना चाहें तो इसका सदिश रूप जो है वो इस प्रकार से होगा। सदिश रूप होता है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर। तो सदिश रूप में हम क्या करेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, तो ये 1 2 से बनने वाला, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये 1 2 -4 बिंदु जो है इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर, बी जो है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 जे कैप। अब मान लो आप ये 2 3 6 की जगह आप 24 36 और 72 भी लिख देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये काफी बड़ी संख्या है इसलिए मैंने इनको थोड़ा काट के लिख दी। किसी को कोई दिक्कत है क्या बेटा? ओके स्क्रीन शॉट ले लो, फिर नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से ले लिया होगा सबने। चलिए नेक्स्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 4, -5 से जाती है तथा इस रेखा के समान। तो छठे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो आपको बिंदु बिंदु दे रखा है -2, 4, -5 से जाने वाली तथा x+3/3 बराबर y-4/5 बराबर z+8/6 के समांतर रेखा। इनके समांतर रेखा देखो, यानी इसके समांतर रेखा की हम अगर बात करें, इस बिंदु से जाने वाली और इस रेखा की बात करें, तो रेखा क्या हो जाएगी, अतः रेखा जो है वो हो जाएगी x-2, तो +2 हो जाएगा, बटा बराबर y-4 बटा बराबर z+5 हो जाएगी। ये तो ये बिंदु घटा दिया। अब बटा में अगर रेखा समांतर है तो जो समांतर रेखा का मतलब ये हो गया, इसकी जो दिशा है वही इसकी दिशा होगी। तो दिशा सूचक जो है 3, 5, 6 डायरेक्ट यहाँ से उठा लो और ये यहाँ पे रख दो। ठीक है। अब इसका अगर सदिश रूप भी पूछे तो सदिश रूप में देखो क्या करें, सदिश रूप में बिंदु का स्थिति सदिश, बिंदु का स्थिति सदिश। ठीक है, इसको अगर ए बिंदु मान लेते हैं तो बिंदु ए बिंदु का स्थिति सदिश जो है वो ए वेक्टर आपका हो जाएगा -2i के प्लस 4j के -5k। ठीक है, एंड इसको रेखा एल मान लेते हैं। तो रेखा एल का दिशा सूचक सदिश सदिश जो है वो हो जाएगा आपका बी वेक्टर। बी वेक्टर हो जाएगा 3i के प्लस 5j के प्लस 6k। ठीक है, अतः रेखा जो है वो हो जाएगी आपकी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर, एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर हो जाएगा -2i के प्लस 4j के -5k के प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर यानी 3i के प्लस 5j के प्लस 6k। ठीक है, ये जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन वाले। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा किसी को। एग्जाम्पल तुम खुद सॉल्व कर लेना, अगर नहीं आए तो पूछ लेना, नहीं आया हो तो आप। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलें आगे। चलिए, अब है दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करें। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करें। दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करना। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी भी रेखा की हम बात करें तो उस रेखा पर प्राचल बिंदु कैसे मानते हैं वो आपको पता हो। अब जैसे ये L1 रेखा मैं ले लेता हूँ, x-x1/a1 इक्वल टू y-y1/b1 इक्वल टू z-z1/c1। ठीक है, और दूसरी रेखा जो है वो L2 मान लेते हैं। L2 मानेंगे तो ये होगी x-x2, a2 इक्वल टू y-y2/c2।
B2 इक्वल टू Z माइनस Z2 अपॉन C2। ठीक है, ये मैंने दो रेखाएं मान ली। अब देखिए इन रेखाओं के, ये जैसे मान लेते हैं L1 रेखा है, ये L1 रेखा है। ठीक है, अब L1 रेखा पे मुझे कोई ऐसा प्राचल बिंदु मानना हो जो सिर्फ L1 के ऊपर ही रहे, लेकिन फिक्स नहीं है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन L1 रेखा के ऊपर ही रहे, तो ऐसे बिंदु को बोलते हैं प्राचल बिंदु। तो जैसे L1 रेखा पे मुझे कोई प्राचल बिंदु मानना है, L1 पर प्राचल बिंदु यदि मुझे मानना है, तो देखो मुझे क्या करना है, चलो इसको इधर लिख देते हैं, बाद में मिटाना नहीं पड़ेगा। L1 रेखा पर प्राचल बिंदु, ठीक है। अब देखिए मुझे L1 पे कोई प्राचल बिंदु मानने के लिए क्या करना है, इस रेखा के बराबर लेमडा रखेंगे। आपको याद होगा जब 3D रूप बनाया था तब सदिश में ये लेमडा है, ये लेमडा के बराबर ही आए थे, यानी वो कांस्टेंट मान जो है उसके बराबर आए थे। तो इसके बराबर आपको क्या करना है, लेमडा मानना है। जैसे एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन इक्वल टू ये लेमडा है। तो हमें क्या करना है, इसके बराबर लेमडा मान करके एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। जैसे ये वाला मान जो है वो मैं बराबर रखूंगा लेमडा के, तो यहाँ से a1 जो है वो लेमडा से गुणा होगा, तो ये हो गया a1 लेमडा। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे ये इनको बराबर रख के बता देता हूँ, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन बराबर लेमडा रखा मैंने, इस लेमडा को इधर गुणा किया तो एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू ए वन लेमडा। ठीक है, फिर एक्स वन को इधर ले गए तो एक्स इक्वल टू ये हो गया एक्स वन प्लस ए वन लेमडा। समझ आई बात। इसी टाइप से जब आप y का मान निकालोगे तो y का मान भी यही आएगा, b1 ये आ जाएगा आपका y1 प्लस b1 इंटू लेमडा। इसी प्रकार z का मान आ जाएगा z1 प्लस c1 इंटू लेमडा। समझ आ रही है बात। ये एक्स वाई जेड के आपको एक्स वाई जेड के इस तरीके से मान, यानी बारी बारी से बराबर रखना है। पहले इसको बराबर रखा, अब इसको रखेंगे, फिर इसको रखेंगे, तो इस टाइप से ये एक्स वाई जेड के मान आ जाएंगे। और ये जो एक्स वाई जेड के मान होते हैं यही प्राचल बिंदु होता है। प्राचल बिंदु का मतलब L1 पर घूमने वाला कोई बिंदु है, जो मैंने मान लेते हैं वो यहाँ कोई सा भी बिंदु हो सकता है, ये तो घूम रहा है, इसकी लेमडा की वैल्यू जो है अलग अलग होगी, उसके लिए अलग अलग हो जाए। जैसे मैंने ये प्राचल बिंदु इस पे मान लिया यहाँ, अभी अभी जैसे मान निकाला था तो वो क्या निकाला था, ए वन लेमडा प्लस एक्स वन कोमा b1 लेमडा प्लस वाई वन। अभी भी नहीं आएगा, इसको यहीं रखते हैं। L1 रेखा पर प्राचल बिंदु, इसको मान लेते हैं P। ठीक है, यहाँ रखते हैं P। तो P यानी ये लेमडा के बराबर रख के, और यहाँ से मैंने एक्स वाई जेड के मान निकाले हैं, तो ये आएगा आपका a1 लेमडा प्लस एक्स वन कोमा b1 लेमडा प्लस वाई वन कोमा c1 लेमडा प्लस जेड वन। ठीक है, ये बिंदु आ गया, ये पी पॉइंट आ गया जो L1 रेखा पर प्राचल बिंदु है, यानी इस रेखा पर घूमने वाला बिंदु है। ये बिंदु निश्चित नहीं है, पर ये निश्चित है कि वो इस रेखा पर ही घूमेगा, कहीं भी घूम सकता है। इसी टाइप से इस दूसरी रेखा के बराबर कोई और अचर मान लेते हैं, वो म्यू। और इस टाइप से L2 रेखा पर प्राचल बिंदु, प्राचल बिंदु, ठीक है, वो मान लेते हैं Q है। तो इस प्रकार से जैसे अभी मैंने यहाँ ये L1 रेखा प्राचल बिंदु निकाला था, उसी प्रकार इसके बराबर म्यू रख के ये मान लिखाने के दिया आ जाएगा a2 म्यू प्लस x2 कोमा b2 म्यू प्लस y2 कोमा c2 म्यू प्लस z2, ये आएगा। ठीक है, ये Q आ गया। अब देखिए क्या होगा कि मेरे पास में P भी आ गया और Q भी आ गया, ये दोनों रेखा पे। अब मान लेता हूँ कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, ये रेखा L1 है और ये रेखा L2 है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है। ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु है।
ठीक है। अब ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये L1 रेखा पर घूमने वाला बिंदु है और ये L2 रेखा पर घूमने वाला बिंदु है Q जो है, तो P और Q यदि ये प्रतिच्छेदी बिंदु बने तो P और Q को दोनों बिंदुओं एक ही होना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बिंदु ऐसा है जो L1 पे भी है और L2 पे भी है। तो हम क्या करेंगे, यदि P व Q L1 व L2 के प्रतिच्छेदी बिंदु हो, प्रतिच्छेदी बिंदु हो, बिंदु हो, तो P व Q संपाती होंगे। क्या होंगे? संपाती होंगे। संपाती होंगे का मतलब दोनों एक ही होंगे। अब अगर ये दोनों एक ही होंगे तो हम क्या करेंगे, P को इक्वल रख देंगे किसके? Q के। P और Q को इक्वल रख देंगे। जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा A1, जैसे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, A1 लैम्डा प्लस X1 कोमा B1 लैम्डा प्लस Y1 कोमा C1 लैम्डा प्लस Z1, ठीक है, बराबर Q वाला पॉइंट ये लिख देते हैं A2 म्यू प्लस X2 B2 म्यू प्लस Y2 C2 म्यू प्लस Z2, ठीक है। ये दोनों बिंदुओं को हमने बराबर रख दिया। अब दोनों बिंदुओं को बराबर रख करके यहाँ से लेमडा और म्यू का मान निकलेगा और लेमडा और म्यू का मान वापस रख के ये बिंदु निकल जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम, देखिए लेमडा और म्यू दो अननोन क्वांटिटी है, तो पहले इसको और इसको बराबर रखेंगे, इन दोनों को बराबर रखेंगे, ठीक है, और फिर दूसरा इसको और इनको बराबर रखेंगे। इन दोनों को बराबर रखने के बाद में ये दो समीकरण बन गई थे। एक तो इन दोनों को बराबर रखा तब बन गई, एक इसको और इसको बराबर रखा तब बन गई। तो दो समीकरण जब होगी अपने पास और दो राशि अननोन है लेमडा और म्यू, तो ये दो चर वाली रैखिक समीकरण बन जाएगी। यहाँ से लेमडा और म्यू के मान निकल जाएंगे। यहाँ से लेमडा और म्यू का मान निकलने के बाद ये जो तीसरा बिंदु है, इस तीसरे बिंदु के अंदर लेमडा और म्यू का मान रख करके देखना है, ठीक है। इनमें तीसरे बिंदु में लेमडा और म्यू का मान रख करके देखना है। अब यदि लेमडा और म्यू का मान रखने के बाद में ये तीसरा पॉइंट जो है, यानी तीसरा बिंदु का भाग जो है जेड वाला, वो भी यदि बराबर आ जाता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और यदि लेमडा और म्यू का आपने मान निकाला है वो इसमें रखने से बराबर नहीं आता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं होगी। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, तो इसको नोट कर लो एक बार न, या स्क्रीनशॉट ले लो नोट के, ठीक है। टाइम कितना हो गया, मेरे को टाइम बताते रहना। आज 9 बज गए, तो फिर एग्जाम्पल है ना इसका कल करेंगे अपन, इसको ध्यान रखना क्योंकि इसमें 10 से 15 मिनट लगेगी, ठीक है ना। इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये याद रखना, कल इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे।